हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इनवर्टिब्रेट का एक महत्वपूर्ण फाइलम प्रोटोजोआ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट का सेकंड फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात वे जंतु जिनमें छिद्र उपस्थित होते हैं उन्हें हम पोरिफेरेंस जंतुओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। पोरिफेरा नाम एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था जिसे रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, अर्थात रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा पोरिफेरा नाम दिया गया था। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, अर्थात इनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस है। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस की या स्पंजों के अध्ययन की बात करें तो जंतु विज्ञान की एक शाखा जिन्हें पैराजूलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम स्पंजेस का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की या सामान्य लक्षणों की, तो इनमें निम्न सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। ये लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थात ये निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु है। इनमें टिश्यू पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, अर्थात इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। कोशिकाएं समूह में उपस्थित होती है परंतु उत्तकों का निर्माण नहीं कर पाती है, अतः इनमें टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनमें दो जनन स्तर उपस्थित होते हैं जिन्हें एक्टोडर्म और एंडोडर्म कह सकते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पिनेकोडर्म कहलाती है, जो कि एक्टोडर्म के समकक्ष है। इनमें पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती है। इनके अलावा इनर मोस्ट लेयर जो होती है उन्हें कोएनोडर्म कहते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण कोशिकाएं कोएनोसाइट्स कोशिकाएं जिन्हें हम सामान्यतः कोलर कोशिकाएं भी कहते हैं, ये उपस्थित होती है। इन दोनों परतों के बीच में एक जिलेटिनस मीजेनकाइम परत उपस्थित होती है, अर्थात इनमें मीजोडर्म परत की जगह मीजेनकाइम परत उपस्थित होती है जो कि जिलेटिनस होती है। इस जिलेटिनस मीजेनकाइम परत के भीतर कुछ अमीबोसाइट्स कोशिकाएं उपस्थित होती है, जैसे आर्कियोसाइट सेल्स जो कि नेचर में टोटिपोटेंट या पूर्णशक्त प्रकार की होती है, अर्थात इनकी एक कोशिका से संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो सकता है। इनके अलावा इन सेल्स में क्रोमोसाइट सेल्स होती है। जैसा कि आप सब जानते हो, क्रोमोसाइट सेल्स का मेन फंक्शन पिगमेंटेड सेल्स की तरह होता है, अर्थात इन्हें वर्णक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनके अलावा थीसोसाइट सेल्स भी उपस्थित होती है जो कि स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स की तरह कार्य करती है, अर्थात संग्रहित भोज्य कणों की तरह कार्य करती है। अगर जनरली हम इनके आवास की बात करें पोरिफेरेंस जंतुओं की, तो इनका आवास मोस्टली मराइन होता है, अधिकांशतः समुद्री जंतु होते हैं, लेकिन कुछ जंतु इनके स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, अर्थात सम आर फ्रेश वाटर हैबिटेट, अर्थात कुछ जंतु स्वच्छ जल में उपस्थित होते हैं। अगर इनके और हैबिटेट की बात करें तो इनका नेचर सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों होता है। सोलिटरी अर्थात ये एकल प्रावस्था में पाए जाते हैं, जैसे साइकोन इसका एक महत्वपूर्ण जंतु है या कॉमन जंतु है। इसके अलावा निवे में पाए जाने वाले जंतुओं में ल्यूकोसोलेनिया इसका प्रमुख जंतु है जो कॉलोनी बनाकर रहता है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इनका जो शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय प्रकार का होता है, अर्थात इनमें उत्तक अनुपस्थित होते हैं और कोशिकाएं समूह में विन्यासित होती है, और अलग अलग लेबर डिवीजन उन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, अर्थात असममिति या इनमें अरीय सममिति उपस्थित होती है। इनके शेप की बात करें या आकार की बात करें तो फूलदान नुमा, वेज शेप्ड, नालवत या ट्यूबुलर, प्याले या कलश के समान, अर्थात कप शेप्ड इनका शेप रहता है। स्केलेटन की बात करें या कंकाल की बात करें तो इनमें कैल्शियमी कंटिकाओं का बना अंत्य कंकाल उपस्थित होता है। इनके अलावा सिलिका कंटिकाएं या स्पंजिन फाइबर से बना हुआ
स्केलेटन इनमें देखने को मिलता है। सामान्यतः ये स्थानबद्ध जंतु होते हैं, अर्थात सेसाइल एनिमल्स होते हैं जो किसी बॉटम पर चिपके हुए रहते हैं या समुद्र की तली में उपस्थित होते हैं। इन जंतुओं का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन जंतुओं के मध्य एक गुहा पाई जाती है जिन्हें स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। इनके अलावा इन जंतुओं में रीजनरेशन की भी अद्भुत क्षमता होती है, जैसा कि प्रोटोजोआ संघ में भी आपको देखने को मिला था कि उनमें जनन के अलावा पुनरुद्भवन की प्रचुर क्षमता होती थी। ऐसा ही यहां भी देखने को मिलता है, अर्थात स्पंजेस का एक छोटा सा टुकड़ा भी एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, अर्थात रीजनरेशन की पावर इनमें भी अद्भुत प्रकार की होती है। डाइजेशन की बात करें तो इनमें इंटरसेल्यूलर प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात अंतराकोशिकीय पाचन इनमें देखने को मिलता है। पाचन कोशिकाओं के भीतर होता है, इसलिए इसे अंतराकोशिकीय पाचन भी आप कह सकते हैं। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम आर एब्सेंट। अगर इनके श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। इनके अलावा ये जंतु सामान्यतः छिद्र धारण किए हुए रहते हैं। इनमें दो विशेष प्रकार के छिद्र देखने को मिलते हैं, जिनमें ओस्टिया और ओस्कुलम छिद्र प्रमुख है। ओस्टिया अनेक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा शरीर बाहर से इनके भीतर प्रवेश करता है और स्पंजोसील कैविटी में पहुंचता है, जिनमें पाचन की प्रक्रिया होती है। अर्थात ओस्टिया के द्वारा जल जंतुओं के शरीर के भीतर प्रवेश करता है और ओस्कुलम के द्वारा जल शरीर से बाहर निकलता है। ओस्कुलम सिंगल पोर होता है जबकि ओस्टिया अनेक पोर होते हैं। इनके अलावा बात करें तो इनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक और है, जिन्हें आप कह सकते हैं कि इन जंतुओं में नाल तंत्र उपस्थित होता है। कैनाल सिस्टम्स आर प्रेजेंट, जैसे एस्कोन, साइकोन और ल्यूकेन टाइप का नाल तंत्र इनमें देखने को मिलता है। इनके अलावा इनकी लार्वावस्था में एक विशिष्ट प्रकार का नाल तंत्र भी उपस्थित होता है, जिसे रेगोन टाइप का नाल तंत्र कहा जाता है। यह केवल इनके लार्वा स्टेज में ही उपस्थित होता है। जनन की बात करें तो इन जंतुओं में दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन इनमें कलिकायन के द्वारा, अर्थात एकमात्र बड या छोटी सी बड भी एक सामान्य जंतु में परिवर्तित हो जाती है। इनके अलावा जेम्यूल के द्वारा भी इनमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन या खंडीभवन एक अन्य अलैंगिक जनन की विधि है, जिसके द्वारा पोरिफेरेंस एनिमल्स में जनन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें उपस्थित होता है, जो कि स्पर्म या ओवा के द्वारा होता है। इनके अलावा इनका डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अर्थात अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है। अतः इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इनमें सामान्यतः लार्वा अवस्था दो प्रकार की देखने को मिलती है, एम्फीब्लास्टुला जो कि एक खोखला या होलो स्ट्रक्चर होता है, और पेरियनकाइमुला जो कि एक सॉलिड या ठोस लार्वा अवस्था होती है। अतः ये थे संपूर्ण पोरिफेरा जंतुओं के ऑर्गेनिजम्स के जनरल कैरेक्टर्स। आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम का क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।